यूपी को लेकर पूरे देश की सियासत गर्म है। आज दिल्ली दरबार में योगी पहुंचे, शाह से 1.5 घंटे उनकी मुलाकात हुई और इससे ठीक पहले कल बीजेपी में एक कद्दावर माने जाने वाले ब्राह्मण नेता की बीजेपी में एंट्री हुई। कुछ राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं, चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि बीजेपी से ब्राह्मण वोटर नाराज हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ? सवाल यह भी है कि क्या जितिन प्रसाद की एंट्री से ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी दूर हो जाएगी? इसका इन्वेस्टिगेशन किया है हमारे 3 रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से। योगी आदित्यनाथ का काफिला दोपहर करीब 3:15 बजे दिल्ली के यूपी सदन में दाखिल हुआ और इसके करीब पौना घंटा बाद यानी शाम 4:02 पर यूपी सीएम का काफिला यूपी सदन से बाहर निकल गया। काफिला सीधे सिख से कृष्ण मेनन मार्ग के लिए कूच कर गया। ठीक 7 मिनट बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पहुंच गए। इस मुलाकात को लेकर सूत्र 2 बातें बता रहे हैं। पहले ये कि यूपी में अगले साल चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर ही इस मुलाकात में रणनीति पर चर्चा संभव थी, और दूसरी कि यूपी में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत मुमकिन थी। चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का दिल्ली दौरा कितना अहम है, वो इन 5 तस्वीरों के जरिए समझिए। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की और करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद वो यूपी सदन लौट आए। अब शुक्रवार को 11 बजे उनका पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम है और पीएम से मुलाकात के ठीक बाद ही योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। ठीक 12:30 बजे योगी का नड्डा से मिलने का कार्यक्रम है। यूपी में चुनावी चर्चा के बीच दिल्ली से दूर यूपी के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, अब वो भी समझिए। बीजेपी विरोधी दावा कर रहे हैं कि यूपी का ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है और अगर ब्राह्मणों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्राह्मणों की कथित नाराजगी के बीच यूपी कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। जितिन ब्राह्मण समाज से आते हैं और कहा जा रहा है कि चुनाव में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी के खिलाफ वाकई ब्राह्मण समाज में नाराजगी है? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने यूपी के 3 जोन में पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट किया। इन 3 जोन में पहला नाम है प्रयागराज का, जो ब्राह्मण आबादी के दबदबे वाला जिला है। दूसरा पूर्वांचल का वाराणसी और तीसरा जोन है खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जिला गोरखपुर। सबसे पहले आपको प्रयागराज लिए चलते हैं, जहां न्यूज नेशन रिपोर्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने ब्राह्मणों का मूड जानने के लिए वो गांव चुना जहां सबसे बड़ी ब्राह्मण आबादी रहती है। ये गांव है यमुना पार का नरवार गांव। ब्राह्मण नेता भी माने जाते रहे हैं जितिन प्रसाद, तो ब्राह्मण समाज क्या सोचता है, इसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं प्रयागराज के यमुना पार इलाके के नगरवार गांव में और तमाम ग्रामीण यहां पर बैठे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो पूर्व प्रधान है गांव के राम गणेश पाठक जी, उनसे बात कर लेते हैं। पाठक जी, जितिन प्रसाद बीजेपी में आए हैं और उनकी छवि एक ब्राह्मण नेता के रूप में भी रही है राजनीति में, तो क्या लगता है कि अब ब्राह्मणों की आस्था भारतीय जनता पार्टी में बढ़ेगी? जी भाजपा में ब्राह्मण समुदाय के सभी लोग पहले से हैं। अब चूंकि ये ब्राह्मण नेता होने के नाते, नवयुवक नेता होने के नाते नितिन जी के आने से भाजपा में 4 चांद लगे हैं। निश्चित रूप से भाजपा को आगे चलना है और भाजपा जो है वो विजयी होगी। ऐसे नेता की बहुत ज़रूरत थी भाजपा में। भाजपा में ऐसे नेता की ज़रूरत थी, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं हुई बीच में। लोगों ने कहा कि कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से नेताओं ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों के साथ ज्यादती हुई है उत्तर प्रदेश में, तमाम तरह के आरोप लगाए। आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं जो जितिन प्रसाद की पार्टी में शामिल हुए हैं उससे मजबूती? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योगी जी का जो ये न्यायिक कदम उठा हुआ है, अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना, किसी अपराधी के ख़त्म हो जाने से कोई ब्राह्मण समाज उससे विचलित नहीं हो रहा है। लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से अलग हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण जो है मूल रूप से बीजेपी से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। अब जितिन प्रसाद आए और मजबूती आएगी। अब उनके आने से जो है ब्राह्मणों को एक भरोसा जगा कि एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा, और जहाँ से वो निकले वो तो फिर वहाँ की नींव हिला करके बाहर आए हैं।
वो इतने शीर्षस्थ लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनको छोड़ करके आने का मतलब, अगर बीजेपी में कोई गुण ना होता तो उनको क्या दिखा वहाँ से आकर के जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। प्रयागराज में ब्राह्मण वोटर्स का मूड समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ चुनाव जीत हार में ब्राह्मण वोट रूलिंग फैक्टर साबित होते हैं। प्रयागराज में ब्राह्मणों की आबादी 2,35,000 है, कुर्मी 2,10,000, मुसलमान 2 लाख, कोल 1.5 लाख और यादव आबादी करीब 1.25 लाख की। नरवार गांव में लोगों से हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ब्राह्मणों के चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद के बीजेपी में आने से पार्टी को कितना फायदा होगा। जितिन प्रसाद के आने से ब्राह्मण समाज और मजबूत होगा भाजपा में? हाँ, ब्राह्मण समाज मजबूत होगा जी। आप क्या कहेंगे? सर, हम लोग बहुत खुश हैं। जितिन जी के आने से ब्राह्मण समाज का उत्साहवर्धन हो रहा है। अब पूरा समाज खुश है, केवल ब्राह्मण ही नहीं। और ब्राह्मणों की एक तरह से अवहेलना हर पार्टी में होती थी और ब्राह्मण बीजेपी के हैं और बीजेपी के रहेंगे। हमारे यहाँ हमारी गांव पंचायत में करीब 89% मतदान होता है भाजपा का। युवाओं का पूरा भरपूर साथ उनको रहेगा। वैसे भी इस समय युवा बीजेपी के साथ में ही है। मोदी जी की जो सोच है न्यू इंडिया, युवा एकदम उनके साथ। बिल्कुल आएगा, क्या था ही और आ गया। जितिन जी के आने से और भी उत्साह बढ़ गया हमारे ब्राह्मण समाज में। आप देख रहे हैं कि सारे ब्राह्मण उत्साहित हैं, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे भी डूबी पार्टी थी, पहले देश को डुबो रही थी, अब खुद डूब रही है। पूरे यूपी में ब्राह्मणों की कुल आबादी करीब 10 से 11% है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी की झोली वोटों से भर दी, जिसके चलते बीजेपी को कुल 312 सीटें हासिल हुई। इन 312 सीटों में से 58 सीटों पर ब्राह्मण समाज से जुड़े उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। योगी सरकार के मंत्रिमंडल में 9 ब्राह्मण विधायकों को मंत्री बनाया गया। अब सवाल है कि क्या यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी जितिन प्रसाद को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को इसका फायदा होगा या फिर नुकसान। इन संभावनाओं से जुड़े सवालों के साथ न्यूज नेशन रिपोर्टर दीपक श्रीवास्तव ने गोरखपुर के ब्राह्मणों का मन टटोलने की कोशिश की। ये गोरखपुर का भिलौरा गांव है। माना जाता है कि भिलौरा गांव में करीब 70% आबादी ब्राह्मणों की है। यहाँ के ब्राह्मण क्या सोचते हैं? इस समय हम गोरखपुर के भिलौरा गांव में हैं। भिलौरही माई के नाम से इस गांव का नाम भिलौरा पड़ा और पूरे गोरखपुर में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा ये गांव माना जाता है। 70% आबादी यहाँ पे ब्राह्मणों की है। यहाँ के लोगों की क्या राय है, ये यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हम इसमें गांव में चल रहे हैं और गांव के लोगों से जानेंगे कि कितना बड़ा फैक्टर जितिन प्रसाद बीजेपी के लिए साबित हो सकते हैं। असर पड़ेगा क्या जितिन प्रसाद के आने से? देखिए, ये एक मेरा मानना है कि एक राजनीतिक पैंतरेबाजी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव निकट है, तो उसके संबंध में ये पार्टियों से, दूसरे पार्टियों से आना जाना ये लगा रहता है। और मेरा मानना है कि ऐसा कुछ भी असर उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो किसी के बाहरी आने से नहीं निर्धारित होने वाली। यहाँ के जो अपने कारक हैं वो इस बात को डिसाइड करते हैं। हमारा जो सीएम हो वो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उस तरीके की राजनीति करनी चाहिए। नाम बताइए सर अपना। गंगा पांडे। गंगा जी, जितिन प्रसाद अभी शामिल हुए हैं, आपको लगता है कि उनकी वजह से कुछ पार्टी में असर होगा या पूर्वांचल की राजनीति पे कुछ असर होगा? हाँ, बिल्कुल असर होगा। पार्टी में भी असर होगा, पूर्वांचल में भी असर होगा और ब्राह्मण समुदाय में भी असर होगा जी। हाँ। किस तरह का असर? क्या आखिर कोई चेहरा नहीं था क्या पूर्वांचल में? नहीं, पूर्वांचल में चेहरा तो था, लेकिन जुझारू चेहरा ब्राह्मण में जो इस समय ये आए हैं, ऐसा कोई हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था। उनके पिताजी भी जो है कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी के साथ थी, तो वो काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा, उसका असर मिलेगा। अच्छा, असर पड़ेगा। जी। ये बाबा जी के कहने पे तो नहीं है आपके ऊपर असर पड़ रहा है? वो तो कांग्रेस का चर्चा नहीं किए। अच्छा, चलिए, तो कहीं ना कहीं तो हम जान रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि कुछ असर पड़ेगा। कुछ और भी लोग हैं इस गांव के जो सक्रिय राजनीति में पूरी सहभागिता देते हैं। और इस गांव की अगर हम बात करें तो पूरे जिले की जो राजनीति होती है उसमें कहीं न कहीं ये गांव ब्राह्मण राजनीति का केंद्र माना जाता है। हमारे साथ रामानंद जी हैं, जो पगड़ी बाबा के नाम से जानते हैं। रामानंद जी, अगर हम ब्राह्मण वोटर की बात करें तो क्या लगता है कि इस गांव के जो वोटर हैं, 70% जो वोटर हैं, जितिन प्रसाद के आने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? पार्टियों का तो अपना ऊपर से, जैसे अब वहाँ 10-5 जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। अब इधर के जो लोग हैं उनका प्रभाव इधर पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में उनका प्रभाव होगा। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि उनके आने से यहाँ का ब्राह्मण कांग्रेस के साथ हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। या जो कांग्रेस के थे वो अब आएंगे बीजेपी में उनके आने से?
कांग्रेस में वैसे भी यहाँ बहुत कम लोग रह गए हैं, प्रतिशत में तो है नहीं। गोरखपुर के बाद अब आपको वाराणसी के ब्राह्मणों का मूड दिखाते हैं। वही वाराणसी जहां ब्राह्मणों की आबादी जीत हार में तीसरा बड़ा फैक्टर साबित होती है। वाराणसी में वैश्य वोटरों की संख्या करीब 3,25,000 है। इसके बाद नंबर आता है मुस्लिम वोटर का, जिनकी आबादी करीब 3 लाख है। वाराणसी में ब्राह्मण वोटर 2.5 लाख के आसपास हैं, जबकि पटेल वोटर्स की संख्या करीब 2 लाख है। मतलब ब्राह्मणों के साथ के बिना वाराणसी में बीजेपी की जीत मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन क्या ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद के आने से वाराणसी में बीजेपी के ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूती मिलेगी? न्यूज नेशन रिपोर्टर सुशांत मुखर्जी ने वाराणसी के आदर्श गांव जयापुर में ब्राह्मण वोटर्स के बीच पहुंचकर उनका मूड समझा। आम लोग क्या सोचते हैं, हम इसमें गांव में हैं, वाराणसी के जयापुर गांव में, और यहाँ बात करते हैं इनसे। ये बताइए क्या नाम है आपका? रामललित मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरीके से जतिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है आपको इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। किस तरीके से फायदा होगा, क्या मानते हैं आप? पहले से भी लोग झुकाव था जो है बीजेपी की तरफ, और अब और लोग आ रहे हैं तो और उनका जो है वोट बैंक बढ़ता जाएगा। एक तो ब्राह्मण पहले से जुड़े हुए और फिर जुड़ जाएंगे, तो आपको लगता है कि फायदा होने वाला है? बिल्कुल फायदा होने वाला है। अगर वो हम उनके साथ थे पहले, अगर वो बीजेपी में जा रहे हैं तो जो उनके साथ जो जनता है वो भी उनके साथ जाएगी, तो इससे बीजेपी को फायदा बहुत ज़्यादा होगा सर। ब्राह्मण वर्ग एकदम मिल जाएंगे भाजपा में, जो नहीं है वो भी मिल जाएंगे। उनके आने से बहुत फायदा होगा बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में होने हैं। चुनाव में अभी लंबा वक्त बाकी है। जाहिर है जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे और कैंपेनिंग शुरू होगी तो वोटर्स के रुख में और बदलाव आएगा। लेकिन ब्राह्मण वोटर का झुकाव किस ओर है, इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो चुके हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव और प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान में कोरोना के थर्ड वेव को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, अलग अलग समय बताए जा रहे हैं। बच्चों पर इसके भारी इफेक्ट की भी कुछ एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। लेकिन थर्ड वेव में सचमुच क्या हो रहा है? दुनिया के कई देशों में कोरोना का थर्ड वेव आ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। फिर सिस्टम क्या है, हालात कैसे हैं? इन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमने पूरी रिसर्च कर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। ब्रिटेन में मास्क नहीं लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करने की यही छूट अब वहां के लोगों पर भारी पड़ रही है। और ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हम आप भी अपने देश में इसी बहस और चर्चा में उलझे हुए हैं कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। लेकिन खबरदार हो जाइए, आ तो गया थर्ड वेव। जी हां, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से करीब 4000 किलोमीटर दूर मलेशिया में थर्ड वेव कहर बरपा रही है। वहीं दिल्ली से करीब 6700 किलोमीटर दूर लंदन में भी थर्ड वेव का टॉर्चर शुरू हो चुका। आखिर ब्रिटेन और मलेशिया में कोरोना की तीसरी लहर से हाहाकार क्यों मचा है? वायरस का वो कौन सा स्ट्रेन है जो इन दोनों देशों में कहर बनकर टूटा है? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मलेशिया में कोविड के थर्ड वेव से बिगड़े हालात की तस्वीर दिखा देते हैं। कोविड मरीजों की बढ़ती तादाद से मलेशिया के अस्पतालों में जगह नहीं बची है। 2-2 मरीजों को रखकर इलाज करना पड़ रहा है। आईसीयू भी 100% फुल हो चुके हैं। हर दिन कोरोना के 8000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं इस हफ्ते कोरोना के 82,797 नए केस मिले, जो अब तक का रिकॉर्ड है। तीसरी लहर में मलेशिया में कैसे त्राहिमाम मचा है, उसे दूसरी लहर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। 30 जनवरी को मलेशिया में दूसरी लहर का पीक आया था। तब यहां एक दिन में 5,728 केस आए थे।
मार्च के महीने में दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी और 16 मार्च को एक दिन का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच गया। लेकिन 3 महीने बाद ही तीसरी लहर में आंकड़ा दूसरी लहर के पीक के डबल हो गया। मलेशिया में एक दिन में 9000 नए केस आना हिंदुस्तान की आबादी के लिहाज से तो बेहद कम है, लेकिन मलेशिया की 3 करोड़ 20 लाख की आबादी के हिसाब से यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। 10 जून की बात करें तो मलेशिया में कोरोना के 5671 नए केस रिपोर्ट हुए। इनमें से 911 को आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। आईसीयू के मरीजों में 462 रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर पर है। इसका मतलब ये हुआ करीब 16% संक्रमितों को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ रहा है और आईसीयू में भर्ती 50% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। मलेशिया में कोरोना के इस कोहराम के पीछे बीटा और डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट बीते 6 महीनों में 60 से ज्यादा देशों में फैल गया है। इसी डेल्टा वायरस ने ब्रिटेन में भी कोहराम मचा रखा है और 21 जून से होने वाले अनलॉक को मुश्किल बना दिया है। ब्रिटेन में इस साल जनवरी महीने में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी। तब 8 जनवरी को देश में सबसे ज्यादा 67,844 कोरोना के नए केस आए थे। लॉकडाउन लगने के बाद ये फिगर काफी कम हुआ और 2 मई को नए केस सिर्फ 1628 आए। लेकिन लोगों की लापरवाहियां बढ़ी और 1 महीने में 7 दिन बाद यानी 9 जून को नए कोरोना केस की संख्या 7,500 के पार पहुंच गई। इसी के साथ ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेज हो गई। ये हाल तब है जब ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो चुका है। ब्रिटेन में 4.07 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली, जबकि 2.85 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। हालांकि ब्रिटेन में तेज हो रहे इन्फेक्शन के पीछे पब्लिक का अनलॉक से पहले खुद को अनलॉक कर देना आत्मघाती साबित हुआ। लोग अनमास्क हो गए, दोस्तों रिश्तेदारों से गले मिलने लगे, उनके साथ पार्टियां भी करने लगे। साइंटिफिक वजहों की बात करें तो डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वायरस का डेल्टा वेरिएंट ब्रिटेन में 12 से 20 साल के लोगों के बीच बहुत तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन में पहली बार देखे गए अल्फा स्ट्रेन से डेल्टा वेरिएंट को 40 से 50% ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट भारत में पिछले साल अक्टूबर में सामने आया था और अब ये 62 देशों में फैल चुका है। ये वही नया दुश्मन है जो दूसरी लहर में भारत में कोरोना के सुनामी ले आया था और देश में एक दिन में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट की ओर से ऐसे दावे भी किए गए कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद भी डेल्टा वेरिएंट खतरनाक साबित हो रहा है। हालांकि आईसीएमआर की हालिया स्टडी बताती है कि देश की दोनों वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट या केस सीवियरिटी पर कारगर है। भारत में इस समय 2 वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। डेल्टा वेरिएंट जो भारत में दूसरी वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसके प्रति ये दोनों वैक्सीन प्रभावी हैं। इस दावे के पीछे एम्स में 63 मरीजों पर हुई स्टडी है। इनमें 36 ऐसे लोग थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी, जबकि 27 लोगों ने 1 डोज ली थी। इनमें 10 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी, जबकि 52 को कोवैक्सीन। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले 60% लोगों में, जबकि 1 डोज लेने वाले 77% लोगों को कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने संक्रमित तो कर दिया था, लेकिन इनमें से एक की भी मौत नहीं हुई। में जब स्टडी की गई, जीनोमिक सीक्वेंसिंग भी देखा गया, मिररिंग भी देखा गया, ओवरलैपिंग भी देखा गया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड है वो कारगर सिद्ध है, ऐसी नहीं कि वो कारगर सिद्ध नहीं है। कोरोना से बचाव में जितनी कारगर वैक्सीन है, उतना ही कारगर है मास्क। कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता रहे तो कोरोना भी दूर होता रहेगा। इस बीच कोरोना मरीजों के इलाज में मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी गेम चेंजर साबित हो रही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने पहले 7 दिनों के अंदर कोरोना लक्षणों की तेजी के बाद एक साथ 2 कोविड रोगियों को मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी दी, जिसके बाद दोनों मरीज ठीक हो गए और 12 घंटे के अंदर उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कौन से मरीज हाई रिस्क हैं, कौन से मरीजों की बीमारी की गति तेज़ है, उन मरीजों को दाखिले की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देने का होल आइडिया है कि दाखला रुक जाए या दाखला हो भी तो छोटा दाखला हो।
मेडिकल एक्सपर्ट का दावा है कि मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी शुरुआती संक्रमण को रोककर मरीज की स्थिति गंभीर नहीं होने देगा। इससे अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। दावा ये भी कि यह हाई रिस्क कैटेगरी में आने वाले बुजुर्गों और बच्चों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अमेरिका में तैयार ये दवा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इलाज में भी इस्तेमाल की गई थी। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या? तो आसान भाषा में समझिए, ये कोरोना मरीजों के लिए रेडीमेड इम्यूनिटी है। जब कोई संक्रमित होता है तो वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बहुत जरूरी होती है। इंसानी शरीर एंटीबॉडी बनाने में औसतन 2 हफ्ते का वक्त लेता है, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनी बनाई इम्यूनिटी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा 2 दवाओं का मिक्सचर है, इसलिए इसे एंटीबॉडी कॉकटेल दवा भी कहा जाता है। इसे 2 दवाओं कासरीविमाब और एमदीविमाब के 600 mg का डोज मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें वायरस पर 2 तरह से हमला किया जाता है। ये वायरस को मानवीय कोशिकाओं में जाने से रोकती है, जिससे वायरस को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इस तरह ये दवा वायरस को रिफ्लेक्ट करने से रोकती है। ये एंटीबॉडी 3 से 4 हफ्ते तक चल जाती है और तब तक मरीज ठीक हो जाता है। भारत में इसकी एक खुराक की लागत करीब 60,000 रुपए है। चूंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा काफी महंगी है, इसलिए इसे हर मरीज को नहीं दिया जा सकता। इसको सिर्फ गंभीर मरीज और हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल लोगों को ही दिया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और टिकरी बॉर्डर रेप केस में बड़ा खुलासा हुआ है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। दिल्ली वालों को इस बार 15 अगस्त से एयर पॉल्यूशन से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। ये दावा है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आनंद विहार और कनॉट प्लेस के पास स्मोक टावर बनेगा। 20 करोड़ के स्मोक टावर को पूरा करने का टारगेट 15 अगस्त तक रखा गया है। देश के अंदर पहली बार स्मॉग टावर दिल्ली के अंदर इस कनॉट प्लेस में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली सरकार ने बनाना शुरू किया है। ये स्मोक टावर 1 सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा। दिल्ली में बनने वाले स्मोक टावर के लिए IIT मुंबई और टाटा कंसल्टेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने पिछले साल अक्टूबर में इसके निर्माण की मंजूरी दी थी। दिल्ली वालों को हर साल प्रदूषण का सामना करना पड़ता है और ऐसा ना हो उसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। लगभग 20.5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा देश का पहला स्मॉग टावर है, जहां आप देख सकते हैं ये पूरी जो फिल्टर्स हैं ये साफ करके हवा को भेजेंगे, यानी कि जो पोल्यूटेड हवा है उसको साफ किया जाएगा। चीन के बाद हिंदुस्तान दूसरा देश होगा जहां प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए स्मोक टावर बनाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।